जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे। जब कोई दो इवेंट दिए गए हों और उन दो इवेंट में से कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर कॉमन निकलती हो और फिर उनका यूनियन अगर फाइंड करना हो, तो वो पूरी फॉर्मूला आती है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसकी पूरी थ्योरी पिछली वीडियो में हमने समझी थी। अब आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो उस थ्योरी के हिसाब से करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 में फोर्थ क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर, हम करेंगे अभी 4। क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। ओके, इसी मेथड से करेंगे। यहाँ दिया है अ नंबर सिलेक्टेड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल नंबर 1 to 100 1 to 100। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ओके, यहाँ पर हमें जो नंबर सिलेक्ट करना है वो 3 और 5 का होना चाहिए, 1 to 100 में से। और मतलब क्या? यूनियन। यदि और आ जाए इसका मतलब है यूनियन फाइंड करना है। और यहाँ पर यूनियन फाइंड करना है तो डायरेक्टली नहीं, फार्मूला से, ये जो फार्मूला है इससे फाइंड करेंगे। उसमें जैसे 3 और 5 का दिया हुआ है तो 3 के सिलेक्टेड नंबर, 3 के मल्टीपल के नंबर, उसे इवेंट ए कहेंगे। तो सबसे पहले 5 मल्टीपल के नंबर, उसे इवेंट, जैसे 5 का है तो उसे इवेंट बी कहेंगे। और दोनों में जो कॉमन आता है वो इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, फिर कंबाइन उसका यूनियन होगा। देखो, इसे अगर हम फॉर्मूला की तरह फाइंड करें तो वो n बराबर 100। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? n बराबर 100। टोटल नंबर यानी कि n बराबर 100। ओके, टोटल नंबर 100, उसमें 1 to 100 तक हमें दिए हैं। यहाँ पहला इवेंट हम लोग लेंगे कि 3 के मल्टीपल। किसके? 3 के मल्टीपल सिलेक्ट करना। तो इवेंट ए बराबर मल्टीपल ऑफ 3। ओके, 3 के मल्टीपल मतलब 1 to 100 में अगर हम लोग देखें तो 3 के मल्टीपल होते हैं, क्या क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12 और लास्ट में आएगा 99, क्योंकि हमें 1 to 100 में ही देखना है, उससे आगे नहीं जाना। जो टोटल m कहें तो अब m कितना होगा? 33। m33 कैसे होगा? देखो, लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 99। तो 99 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 सा एंड 3 3 सा, ओके, इस तरह से आंसर आएगा 33। तो 1 से लेके 100 में 33 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, तो इसलिए m हो जाएगा 33। ओके, टोटल 33 नंबर हैं। तो सिंपल फाइंड करना हो तो 99 डिवाइड बाय 3 कर दो तो आंसर आएगा 33। मतलब 1 to 100 में 3 के मल्टीपल कितने होंगे? 33। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे n मिल गया और m मिल गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी p a इज इक्वल टू m बाय n 33/100। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 3 उसे इवेंट ए कहा। अब इवेंट बी हम लोग कहेंगे इवेंट बी। इसको पहले यहाँ से डिलीट करना होगा, पेज छोटा है।
पेंसिल। तो अब इवेंट बी, यहाँ पे ऐसे लाइन डाल देते हैं, है ना। इवेंट बी में हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि पहले 3 के पता करने हैं फिर 5 के, तो वो इवेंट बी हो जाएगा। ओके, 5 के मल्टीपल, तो 1 to 100 में, 1 to 100 में 5 के मल्टीपल नंबर हैं, क्या क्या नंबर हैं? 5, 10, 15 और लास्ट तक कहें तो 100, है ना। अब ये नंबर कितने होंगे हमारे, जो 1 to 100 में 5 के मल्टीपल हैं, मतलब 5 की टेबल में 100 तक कहें तो 20 नंबर होंगे, है ना। कैसे 20 पता लगेगा? 100 को 5 से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये 0 ऊपर, यानी कि 20 नंबर। ओके, तो m बराबर हो जाएगा 20, यानी कि एक से लेके 100 में 5 के मल्टीपल हैं 20। ओके, तो अब m मिल गया और n भी हमारे पास है, तो अब क्या निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, m बराबर 20 हो गया और m मिल गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि PB, m/n इज इक्वल टू 20/100। ओके, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ओके, तो ये हो गया इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी मिल जाए तो एक बार चेक करते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ है, अगर कॉमन ना तो सीधा प्लस करते हैं, लेकिन अब से जो सम करेंगे उसमें दोनों इवेंट अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो यूनियन के लिए और ढूंढने के लिए दोनों का प्लस डायरेक्ट, लेकिन अगर कॉमन आ रहा है तो पहले वो इंटरसेक्शन हमें लिखना होगा, दोनों का कॉमन हमें लिखना होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 3 and 5, मल्टीपल ऑफ 3 and 5। अब देखो यहाँ पे एंड है ना, जिसमें आएगा सिलेक्टेड नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। इंटरसेक्शन मतलब एंड लिखते हैं। ओके, 3 and 5, 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे कॉमन नंबर देखो ये आ गए, जैसे 15 दोनों में आएगा, 15 यहाँ भी आएगा और 15 यहाँ भी आएगा, क्योंकि 3 का भी मल्टीपल है 15। 15 की टेबल कॉमन आएगी, 15 की पूरी टेबल जो है वो कॉमन आएगी इस तरह से। 45, 60, 75 और 90, 15 की पूरी टेबल, क्योंकि देखो ये भी 3 और 5 का मल्टीपल है, ये भी 3 और 5 का, ये भी, सभी जो है वो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं। ऐसे कॉमन आएंगे 100 तक। मतलब उसमें कॉमन नंबर देखें ना तो 3 और 5 के वो 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ये दोनों में कॉमन होंगे। तो ये दोनों में कॉमन मतलब कितने नंबर? m इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो 6 नंबर, और अगर 6 नंबर कॉमन मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B m/n इज इक्वल टू 6/100 इज इक्वल टू, कट करेंगे तो 3/50। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब फाइनल आंसर यूनियन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, यूनियन फाइंड करेंगे। तो इवेंट ए यूनियन बी जो क्वेश्चन में दिया है, मल्टीपल 3 और 5 मतलब यूनियन, और अब अगर यूनियन फाइंड करना हो तो ये m अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब फॉर्मूला से फाइंड करना है। यूनियन मतलब यूनियन का फॉर्मूला PA
यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो सभी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ये फॉर्मूला हमने समझी थी डिटेल में। तो पी ए इज इक्वल टू 33/100 प्लस पी बी 20/100 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 6/100। इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 47/100। मतलब 100 में से 47 नंबर हैं 3 और 5 के मल्टीपल। तो इस तरह से यूनियन फाइंड करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। सॉरी, ये है। तो इसमें बोला है 2 बैलेंस डाइज। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला है 2 बैलेंस डाइज आर ड्रॉन सिमुल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइज इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ये भी फोर्थ की तरह ही है कि इसमें भी इनका मल्टीपल किसका, 2 और 3 का मल्टीपल में आना चाहिए। लेकिन इसमें 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज की बात हो रही है। 2 डाइज जब चलाते हैं तो उसमें टोटल आउटकम आते हैं 36। ये आपको पता ही है, हमने पहले भी किया है ना। सबसे पहले ये ही उसमें लिखना होता है। जब भी 2 डाइज वाला क्वेश्चन आए तो 36 प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। ये यहाँ पर पहले ही बताई है। ये तो लिखना होगा ही, ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। और उसके ऊपर से टोटल आउटकम्स मतलब n, सबसे पहले n इज इक्वल टू 36। और अब इनके हिसाब से जैसे मल्टीपल ऑफ 2 और 3, और यहाँ पे और का मतलब है यूनियन करना है। तो यूनियन के लिए पहले इन दोनों का अलग अलग इवेंट फाइंड करेंगे। इवेंट ए जो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। ओके, मल्टीपल ऑफ 2। तो सबसे पहले यहाँ पर इवेंट बी जो मल्टीपल, इवेंट ए 2 के मल्टीपल, इवेंट बी 3 के मल्टीपल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर सबसे पहले इवेंट ए लिखेंगे। तो ये हो गया n हमारा टोटल आउटकम। अब यहाँ पे करते हैं इवेंट ए के लिए क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। ओके, और उसमें क्या क्या होंगे देखो, दोनों का टोटल मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो 1 और 1 2, 2 2 का मल्टीपल। फिर 1 और 3 4 होता है, तो 4 2 का मल्टीपल है। 1 और 5 6 होता है ना, तो 6 2 का मल्टीपल है। ओके, तो इस तरह से पहले हम सभी यहाँ पे ऐसे नंबर लिखेंगे जो 2 के मल्टीपल बनते हैं। ओके, 1 1, फिर 1 3, 1 5, 2 2, 2 4, 2 6, 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 4, 4 6, 5 1, 5 3, 5 5, 6 2, 6 4 और 6 6। ओके, तो ये हो गए ऐसे नंबर जिनका सम करने पर
टू का मल्टीपल हमारा बनता है। तो सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ टू। ओके, तो टू की टेबल में आने चाहिए, मतलब ऐसे नंबर लेने हैं जिनका टोटल दो की टेबल में आए। तो देखो, एक एक दो, तीन और एक चार, वो भी टू का मल्टीपल। इसी तरह पाँच और एक छः, छः भी टू का मल्टीपल। तो हमने वही सब नंबर लिए जो सम करने पर टू का मल्टीपल आता है। ओके, टू की टेबल में आए वही पेयर लेना है। तो इन सब का टोटल टू की टेबल में आता है। तो ये 18 नंबर हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर हुए 18। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 18। अब m मिल गया और n मिल गया, तो इसके ऊपर से इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। पी ए इज इक्वल टू m/n, यानी कि 18/36, कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये इवेंट ए मिल गया, मल्टीपल ऑफ टू। उसी तरह से इवेंट बी भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी। इवेंट बी में क्या लिखेंगे हम? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इनमें से किसी भी पेयर का सम करने पर वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इवेंट बी जो आएगा मल्टीपल ऑफ 3, 2 और 3 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो 2 को इवेंट ए कहा है ना, 2 का इवेंट ए कहा, तो मल्टीपल ऑफ 3 उसे इवेंट बी कहेंगे। तो अब यहाँ हम इसे ऐसे पेयर लेने हैं जिनका टोटल 3 की टेबल में आता हो, जैसे 3 6 9, ऐसे जिनका टोटल हो। तो इनमें कौन से आउटकम आएंगे? इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 3, इसमें कौन कौन से पेयर आएंगे? इसमें आएगा 1 2, 2 1, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, 3 6, 4 5, 5 4, 6 3, 6 6। ओके, ये ऐसे पेयर हैं जिनका सम करने पर 3 के मल्टीपल हमें मिलते हैं। ओके, तो ये टोटल नंबर हुए हमारे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि m इज इक्वल टू 12। अब n मिल गया और m मिल गया, तो इसके ऊपर से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यानी कि पी बी इज इक्वल टू m/n। तो m है 12, n है 36, कट करेंगे तो 1/3। अब पी भी मिल गया मल्टीपल ऑफ 3, जैसे पिछले सम में किया वैसे ही। अब 2 और 3 का मल्टीपल हुआ। अब अगर दोनों में कोई कॉमन आता हो तो वो कॉमन लिखेंगे, जिसे कहेंगे इंटरसेक्शन। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल ऑफ 2 and 3, मल्टीपल ऑफ 2 and 3। ओके, अब देखो यहाँ पर एंड है ना। 2 और 3 में से ऐसे नंबर हमें लेने हैं जो 2 और एंड का मतलब होता है 6। 2 और 3 मतलब होता है 6, 2 और 3 मतलब होता है 6। अब वो पेयर लेंगे जिनका टोटल 6 की टेबल में आता हो, है ना, क्योंकि 2 3 ज़ा 6।
तो इन दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन ही हुआ। कॉमन देखो 1 5, एक बारी हम पिछले पेज पर चलते हैं। 1 5, जैसे ये हमारा 1 5 है, वो 2 की टेबल में भी आता है, वो 3 की टेबल में भी आता है ना, तो कॉमन हुआ। जैसे 2 4, ये हमारा 2 4, 4 और 2 6, तो 6 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है ना। तो या तो कॉमन या जिनका टोटल 6 की टेबल में आता हो। ओके, जिनका टोटल 6 की टेबल में आता हो, हमें ऐसे पेयर लेने हैं। ओके, तो वो कौन कौन से पेयर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 1 5 2 4, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6। ओके, जो दोनों में कॉमन आते हैं, यानी कि जिनका टोटल 2 और 3 की टेबल में आता हो या 6 की टेबल में आता हो। ठीक है, तो वो ये पेयर हैं हमारे। तो ये हो जाएंगे m इज इक्वल टू 6 पेयर इन दोनों में से कॉमन आएंगे। मतलब कि देखो 1 2 3 4 5 6, तो m हो गया हमारा 6। अब n मिल गया और m मिल गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m बाय n 6/36। तो ये हो गया 1/6। तो ये मिल गया इंटरसेक्शन। तो अब यूनियन फाइंड करेंगे, इवेंट a यूनियन b। इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 2 और 3। और का मतलब यूनियन। ओके, और का मतलब होता है यूनियन। तो a यूनियन b इज इक्वल टू p a प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सभी की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। पी ए था हमारा 18/36, पी बी था 12/36 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी था हमारा 6/36। इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24/36। कट करेंगे तो 2/3। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइज इन वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग फेस्टिव डेज इज 0.8 and the probability that the price of onion rise is 0.7। तो यहाँ पर दो इवेंट हैं कि कोई फेस्टिव डेज में पोटैटो की प्राइस बढ़े, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और ऑनियन की प्राइस बढ़े, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। देखो ये डायरेक्ट आंसर दिए हैं। दो इवेंट ए और बी आप उसे कह सकते हैं। इवेंट ए और बी ढूंढने की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके ऊपर से वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पोटैटो और ऑनियन की प्रोबेबिलिटी है, साथ में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन 0.6। तो अब बोथ पोटैटो और ऑनियन दोनों की प्राइस बढ़े, ये 0.6 है। अब ये क्या है, वो तो इवेंट ए और बी है, लेकिन ये क्या है, या तो ए यूनियन बी है या ए इंटरसेक्शन बी हुआ। अब इनमें ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं और स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए शॉर्ट में मैंने लिखा है कि कैसे वर्ड्स और कैसा इवेंट आप लोगों को उसे मानना होगा। ओके, देखो एक बारी थोड़े से हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। इसे फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखकर पहचान सकते हैं कि हमें
क्या करना है, बोथ इवेंट ए एंड बी। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ दिया हो एट लीस्ट इवेंट ए एंड बी। जब एट लीस्ट दिया हो तो पी ए यूनियन बी। जब बोथ दिया हो तो इंटरसेक्शन। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। डोंट एनी ऑफ इवेंट ए एंड बी। तो इसमें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, और अगर दिया हो ओनली वन ऑफ इवेंट ए एंड बी, तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि बोथ दिया है तो ए इंटरसेक्शन बी, एट लीस्ट दिया है एट लीस्ट तो यूनियन, डोंट एनी ऑफ इवेंट ए एंड बी तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर दिया है ओनली वन ऑफ इवेंट यानी कि एक ही हो रहा है तो ए एंड बी तो ए डैश इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए शॉर्ट में मैंने ये एक बारी लिखवा दिया है कि कैसे वर्ड्स हों और कैसा इवेंट आप लोगों को उसे मानना है। जैसे देखो, कहीं पर अगर दिया हो बोथ इवेंट ए एंड बी, अगर बोथ लिखा है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी बोथ दिया है तो इवेंट ए और बी मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे इसमें पोटैटो और ऑनियन, दूसरा कोई भी दो इवेंट हो सकते हैं। अगर दिया हो तो बोथ इवेंट ए एंड बी दोनों हो रहे हैं तो इंटरसेक्शन। अगर कभी लिखा है एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट ए एंड बी, दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट का मतलब दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तो वन भी हो या फिर दोनों भी हो तो उसे कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं उसे? यूनियन। जब एटलीस्ट हो तो उसे ए यूनियन बी कहते हैं। जब दिया हो डोंट एनी ऑफ इवेंट ए एंड बी, एनी ऑफ इवेंट ए एंड बी, ए और बी दोनों ही नहीं हो रहे तो उसे कहते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसकी फॉर्मूला पिछली वीडियो में हम लिख चुके हैं। या लिखा हो ओनली वन ऑफ इवेंट ए एंड बी, कोई भी एक, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, ओनली वन ऑफ देम, तो इसे कहते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब है ए का नहीं होना और बी डैश का मतलब है बी का नहीं होना। ओके, अगर ए होगा तो बी नहीं होगा। तो ये जो सेंटेंस है ओनली डोंट वन ऑफ इवेंट ए एंड बी एट लीस्ट बोथ, ये अब हमें ध्यान देना है। आगे के क्वेश्चन में ये वर्ड्स बहुत काम आएंगे, इसे अच्छी तरह से लर्न करना है आपको। तो अब देखो, जैसे पोटैटो और ऑनियन की प्रोबेबिलिटी, फिर ये सेंटेंस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस बोथ पोटैटो एंड ऑनियन इज 0.6। तो बोथ दोनों की प्राइस बढ़ रही है 0.6, तो वो ए इंटरसेक्शन
बी दिया हुआ है। अब इसे हम लिख कर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस rise of onion rise। ओके, तो वो हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ए, इवेंट ए इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी इवेंट ए इज इक्वल टू 0.8। ओके, बोथ दोनों की प्राइस बढ़ रही है वो 0.6, तो वो ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.6 फाइंड करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ टू पोटैटो एंड ऑनियन, एटलीस्ट वन ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन, दोनों में से कोई एक की प्राइस बढ़नी चाहिए। एटलीस्ट या तो फिर दोनों की प्राइस बढ़नी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट आए तो इसका मतलब ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। ओके, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है तो वो सीधा फॉर्मूला से ही आएगा। डायरेक्ट वैल्यू दी है, पर सेंटेंस में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस ऑफ ऑनियन राइज बढ़ रही है, और उसे पी ए कहें तो जो दिया है 0.8। ऑनियन के लिए 0.8 दिया है, तो ये हो गया इवेंट ए। फिर दूसरा जो पोटैटो के लिए दिया है उसके लिए भी सेंटेंस लिखेंगे। क्या सेंटेंस लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस, ये आपको लिखना ज़रूर है, दैट प्राइस ऑफ पोटैटो राइज, ये हमें दिया है, यानी कि ये हो जाएगा इवेंट बी इज इक्वल टू 0.7। ओके, तो वो 0.7 दिया हुआ है, और तीसरी चीज़ आपको इंटरसेक्शन दी हुई है, बोथ दोनों की प्राइस बढ़ रही है, तो उसके लिए लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन राइस, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, बिकॉज बोथ है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6। ओके, तो इसे हम इंटरसेक्शन बी कहेंगे जो दिया है 0.6, और उसके ऊपर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस, अब यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस ऑफ at least one of potato of and onion rice। ओके, तो दोनों में से कोई एक की प्राइस बढ़नी चाहिए। एटलीस्ट मतलब ए यूनियन बी ढूंढना है, और यूनियन के लिए फॉर्मूला होती है, यूनियन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके,
तो पी ए हमें गिवन है 0.8 प्लस पी बी 0.7 माइनस 0.6, इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। ओके, तो ये हो गया। दोनों में से कोई एक की प्राइस ही बढ़नी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9। तो पहले क्वेश्चन में डिटेल में फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ ट्रिक की मदद से शॉर्ट में सम हो गया। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें दिया है 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप अ बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। ब्रिज को तोड़ने के लिए दो प्लेन हैं वो बॉम्ब फेंक रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट द टारगेट इज 0.9। पहला प्लेन बम फेंके और टारगेट पे लगे, मतलब ब्रिज पे ही लगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9। प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब फ्रॉम द सेकंड एयरक्राफ्ट इज टारगेटिंग 0.7। दूसरा प्लेन बम फेंके और ब्रिज पे ही लगे, वो 0.7 है। तो इवेंट ए और बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम बोथ द एयरक्राफ्ट हिटिंग द टारगेट इज 0.63। बोथ, दोनों फेंक रहे हैं और दोनों उस पर लगे, वो 0.63। बोथ, ये वर्ड ही एक याद रखो, उसी से क्लियर हो जाएगा। ढूंढना क्या है, बोथ मतलब इंटरसेक्शन ही दिया हुआ है 0.63, एंड द ब्रिज इज डिस्ट्रॉय इवन वन ऑफ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम इट, मतलब ब्रिज तो एक बम से भी टूट जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉय। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि ब्रिज टूट जाना चाहिए। तो टूट जाना चाहिए मतलब एटलीस्ट वन बम से भी टूट जाएगी ना, एटलीस्ट वन से भी टूटेगी, दोनों बम गिरे तो भी टूटेगा। एटलीस्ट तो मतलब यूनियन फाइंड करना है ना। एटलीस्ट का मतलब हमें यूनियन फाइंड करना है। और यहाँ क्लियर दिया है, सिर्फ सेंटेंस ही लिखेंगे। पहले में इसमें लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। पहले में इसमें लिखेंगे कि वन ऑफ बम मतलब एक से भी टूट जाएगी, तो पहले में इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज destroyed by first aircraft, यानी कि ए हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0.9। ओके, पहले बम से ब्रिज डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसे इवेंट ए कहेंगे। इवेंट जो दिया है 0.9, पहला प्लेन बम फेंके और टारगेट पे लगे, मतलब ब्रिज पे ही लगे, तो वो 0.9। दूसरे इवेंट के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ये आपको लिखना ज़रूर है, प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज destroyed by both aircrafts यानी कि बाय सॉरी, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए, सेकंड एयरक्राफ्ट, यानी कि ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी इवेंट बी 0.7। ओके, जिसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी बी। तो पी बी दिया हुआ है 0.7 और फिर इंटरसेक्शन दिया है, उसके लिए लिखेंगे इंटरसेक्शन यहाँ पे गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज
destroyed by at least by both aircrafts बोथ है ना, तो ये इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.63। ओके, डिस्ट्रॉयड, ये पूरे सेंटेंस आपको लिखने हैं, खाली ए बी ऐसे नहीं लिखना है। तो बाय बोथ एयरक्राफ्ट, दोनों एयरक्राफ्ट से, बाय बोथ एयरक्राफ्ट से डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो भी इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.63। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, और हमें फाइंड करना है probability that bridge destroyed by at least one aircraft तो उसके लिए कोई एक एयरक्राफ्ट से भी ब्रिज डिस्ट्रॉय हो, मतलब ए यूनियन बी, इसमें प्रोबेबिलिटी दी गई है कि ब्रिज टूटनी चाहिए, तो कोई एक से भी टूट सकती है ना, तो वो ए यूनियन बी कहलाया। और यूनियन के लिए फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। 0.9 पी बी है हमारा, 0.7 माइनस 0.63 जो कि है इंटरसेक्शन, इन सब का प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.97। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है, एक बारी रूल्स पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर कमिंग टू रेस्टोरेंट फॉर डिनर ऑर्डर पिज़्ज़ा इज़ 0.63। कोई टीनेजर डिनर के लिए जा रहा है और वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.63 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक इज़ 0.54। वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.54। ये इवेंट ए और बी कह सकते हैं, और वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करे, वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है, वो बी। द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर एट लीस्ट 1 आउट ऑफ पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक 0.88। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एटलीस्ट हो, तो देखो एटलीस्ट है तो यूनियन करना है, ए यूनियन बी 0.88 दिया है। बोथ हो तो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टीनेजर कमिंग फॉर डिनर फॉर अ सर्टेन डे ऑर्डर दैट टीनेजर कमिंग फॉर ओनली वन ऑफ टू आइटम फ्रॉम पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक, ओनली वन ऑफ टू आइटम। तो ए और बी मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब अगर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं कर रहे। ये पिज़्ज़ा मान लो, ये कोल्ड ड्रिंक मान लो, ठीक है। अगर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं करेंगे, अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगे। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगे, ओनली वन ऑफ, तो उसके लिए फॉर्मूला ये आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, पहले तो जो दिया हुआ है वही लिखें, पहले ए और बी इवेंट है उसके लिए लिखेंगे। अगले पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। ओके, उसके लिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी
that a teenager order pizza तो ये हो गया इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है 0.63। ओके, टीनेजर ऑर्डर पिज़्ज़ा कि अगर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो उसे पी ए कहेंगे जो हमें दिया है 0.63। दूसरा इवेंट हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी दैट a teenager order cold drink। कोल्ड ड्रिंक तो इसे हम कहेंगे पी बी जो हमें गिवन है 0.54। ओके, कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं तो उसे पी बी कहेंगे जो दिया है 0.54। और तीसरा इवेंट हमें दिया है प्रोबेबिलिटी दैट a teenager order at least one of them, दोनों में से कोई एक, कम से कम, एटलीस्ट एक मतलब कम से कम एक हो सकता है और वो कोई एक ऑर्डर करे या हो सकता है दोनों चीज़ें ऑर्डर कर दे। एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब तो यूनियन दिया हुआ है। ओके, ये है हमारा यूनियन। एटलीस्ट का मतलब है यहाँ पर यूनियन हमें दिया हुआ है। ओके, पी ए यूनियन बी ये हमें दिया हुआ है 0.88। ओके, और हमें फाइंड करना है कि ओनली वन ऑफ देम, कोई एक ही चीज़ ऑर्डर करे, मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर करे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं ऑर्डर करेगा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करे तो पिज़्ज़ा नहीं। उसके लिए फॉर्मूला होती है हमारी, क्या फॉर्मूला है? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, ये हमारी इसके लिए फॉर्मूला है। ये पूरी इनकी फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 1.2 में लिखवाई थी कि अगर हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी तो उसकी फॉर्मूला आती है, क्या फॉर्मूला आती है उसकी? पी बी माइनस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये फॉर्मूला है, प्लस पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके, तो उसकी फॉर्मूला आती है, मतलब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू, एक चीज़ नोट करो, ए और बी की वैल्यू हमारे पास है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है। यहाँ दिया है यूनियन, यहाँ पे हमें क्या दिया है? यूनियन। एटलीस्ट मतलब यूनियन, है ना? तो यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन नहीं। तो पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, मतलब सेंटेंस लिखें, तो पहले सेंटेंस लिखना पड़ेगा इसके लिए। प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर ऑर्डर बोथ आ गया, दैट मीन्स इंटरसेक्शन।
पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। वैसे इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए कोई फार्मूला नहीं दिया, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 0.63, पी बी है 0.54 माइनस 0.88। सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.29। ये हमने फाइंड किया इंटरसेक्शन। ओके, तो मतलब बोथ कहते हैं तो इंटरसेक्शन की कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये हमने लॉजिक लगा के बना लिया। अब हमने इसको फाइंड किया, तो इसी फार्मूला में अगर हम यूनियन की वैल्यू रख दें, ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इसी फार्मूला में मिल जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन की फार्मूला भी बना सकते हैं। ओके, तो ये हमने इंटरसेक्शन की फार्मूला बनाई और हमारा आंसर आया 0.29, यानी कि इंटरसेक्शन। ओके, अब ए इंटरसेक्शन मिल गया, तो अब मेन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मेन प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर अभी फाइंड करनी बाकी है, तो उसके लिए हम चलेंगे अगले पेज पर, जहाँ पर हमें लिखना होगा प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर ऑर्डर only one of pizza and cold drink। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, ए डैश मतलब अगर वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेगा, और ए इंटरसेक्शन बी डैश की अगर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा। तो इनकी ये फॉर्मूला है। इसकी फॉर्मूला आती है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये इसकी फॉर्मूला है ए डैश इंटरसेक्शन बी की। फिर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी की फॉर्मूला है और ये पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की फॉर्मूला है। ओके, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पी बी कितना है 0.54 माइनस इंटरसेक्शन था हमारा 0.29। ओके, प्लस पी ए है 0.63 माइनस इंटरसेक्शन है हमारा 0.29। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आएगा 0.25 प्लस 0.34 और ये आ गया हमारा आंसर जो हमें चाहिए था 0.59। ओके, कि प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर ऑर्डर ओनली वन ऑफ, या तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करे या वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.59। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।